स्प्रिंग के बारे में बताया था कि हम पाइथन के अंदर जनरली दो तरह की स्प्रिंग का यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज योर सिंगल लाइन स्प्रिंग एंड सेकंड वन इज योर मल्टी लाइन स्प्रिंग। उसको लेकर कुछ पाइथन की तरफ से हमें सिंटैक्स भी दिए गए थे। लाइक अगर आप मल्टी लाइन स्प्रिंग पर काम करना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो आप 3 टाइम का जो सिंटैक्स होता है, डबल कोट्स का पेयर या सिंगल कोट्स का पेयर, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर आप सिंगल लाइन स्प्रिंग ही लेकर चलते हैं और सिंगल लाइन स्प्रिंग में आप चाहते हैं कि मैं आउटपुट में न्यू लाइन को मैं क्रिएट करूंगा, तो स्पेशल करेक्टर हमने बैक स्लैश एन को पढ़ा था। इसी तरह से एक और हमारे पास स्पेशल करेक्टर था बैक स्लैश टी। आउटपुट में बैक स्लैश टी टैब स्पेस को क्रिएट करता है, बैक स्लैश एन न्यू लाइन को क्रिएट करता है। यहाँ तक हमने कल कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे। आज इससे आगे के प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि अगर मैं किसी स्ट्रिंग को प्रिंट कराता हूँ जिसमें स्पेशल करेक्टर्स बैक स्लैश टी बैक स्लैश एन का यूज किया गया है, तो बाय डिफॉल्ट इनका जो मीनिंग है वो आउटपुट में हमें दिखाई देता है। हम चाहते हैं कि आउटपुट में बैक स्लैश टी ही प्रिंट होना चाहिए या आउटपुट में बैक स्लैश एन ही प्रिंट होना चाहिए, उसका मीनिंग नहीं आना चाहिए। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? आंसर इज यस, हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए पाइथन ने जिस स्ट्रिंग के अंदर स्लैश टी और स्लैश एन का यूज हो रहा है उसका प्रीफिक्स आपको क्या करना है? आर। आर स्टैंड फॉर रॉ। तो ऐसी स्ट्रिंग जिसका प्रीफिक्स, जिसकी शुरुआत आर लेटर से होती है, ऐसी स्ट्रिंग को पाइथन में रॉ स्ट्रिंग कहा जाता है। रॉ स्ट्रिंग का जो मीनिंग होता है इंटरप्रेटर के लिए वो ये होता है कि उसके अंदर जो भी करेक्टर है वो रॉ करेक्टर होगा, किसी भी करेक्टर का कोई भी स्पेशल मीनिंग नहीं होगा। तो अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो आउटपुट में स्लैश सी एज इट इज आएगा, स्लैश एन एज इट इज आपका आएगा। अब इनका जो मीनिंग था वो इंटरप्रेटर इग्नोर करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होगा, इंटरव्यू के अंदर कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे इस स्ट्रिंग में इस बैक स्लैश टी का मीनिंग चाहिए, यानी कि आउटपुट में टैब स्पेस आना चाहिए, लेकिन बैक स्लैश एन का मीनिंग नहीं चाहिए। आउटपुट में न्यू लाइन यहाँ से नहीं आनी चाहिए और आउटपुट में एज इट इज बैक स्लैश एन ही प्रिंट होना चाहिए। ये कैसे होगा? या तो दोनों का मीनिंग आएगा या दोनों का मीनिंग नहीं आएगा। अब आप कह रहे हैं कि इसका तो मीनिंग चाहिए, यहाँ पर आउटपुट में टैब स्पेस दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पर बैक स्लैश एन ही आना चाहिए। तो अब मैं आर प्रीफिक्स के साथ स्ट्रिंग को नहीं लिख पाऊंगा। तो रॉ स्ट्रिंग का मतलब हो गया स्ट्रिंग में जितने भी स्पेशल करेक्टर्स हैं सबका मीनिंग इग्नोर होगा। तो अब एक दूसरा तरीका बताया गया स्पेशल करेक्टर का मीनिंग खत्म करने के लिए। उसके जस्ट बिफोर एक और बैक स्लैश आप लगा दी। तो जब आप एक और बैक स्लैश लगाते हैं तो ये क्या कहलाता है? एस्केप करेक्टर। तो बैक स्लैश इंडिविजुअली जब यूज होता है स्ट्रिंग के अंदर तो इसको एस्केप करेक्टर कहते हैं। और इसका काम क्या होता है कि इसके बाद जस्ट आफ्टर जो भी हमारा स्पेशल करेक्टर लिखा हुआ है उसका मीनिंग इग्नोर कर देना।
तो इसका मतलब अब क्या होगा, इसका मीनिंग इग्नोर हो जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग आउटपुट में आएगा। यानी कि बैकस्लैश टी का मीनिंग नहीं रहा, अब वो बैकस्लैश टी एज इट इज आउटपुट में आएगा, बट बैकस्लैश एन का मीनिंग अभी भी है और आउटपुट में न्यू लाइन आएगा। देखो एज इट इज प्रिंट हो गया, बट बैकस्लैश एन नहीं आया, न्यू लाइन आया। सर इसका उल्टा करना है, बैकस्लैश टी का मीनिंग चाहिए, बैकस्लैश एन का मीनिंग नहीं चाहिए, इसके पहले बैकस्लैश एक और लगाओ। तो इस तरह से हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि स्ट्रिंग में कहाँ पर मुझे बैकस्लैश टी को एज इट इज यूज करना है और कहाँ पर नहीं करना है। सी में, जावा में यही एक तरीका होता है। सी में, जावा में रॉ स्ट्रिंग नाम से कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है। अब क्या मेरा ऐसा लिखना सही होगा? क्या आप चाहते हो मैं यहाँ पर पाइथन को प्रिंट कर रहा हूँ स्ट्रिंग का यूज करते हुए, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जा रहा है क्या सिंटैक्टिकली मैंने सही स्ट्रिंग लिखी है। क्योंकि हमें ये तो बताया गया है कि स्ट्रिंग को पाइथन में लिखने के चार तरीके होते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया गया था कि कोई भी स्ट्रिंग जिस कोड से स्टार्ट होती है मैचिंग कोड से ही एंड होनी चाहिए। तो आपने डबल कोड से अगर स्ट्रिंग स्टार्ट करी है तो मैचिंग कोड डबल कोड होगा, उसी से एंड होनी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो रही है। सिंटैक्स एरर हमारी यहाँ पर आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्ट्रिंग को लिखने के चार तरीके जरूर हैं, लेकिन उनको मिक्स नहीं करना है। जिससे स्ट्रिंग स्टार्ट होगी उसी कोड से ही, उसी मैचिंग कोड से ही एंड भी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखना, जब भी मैं स्ट्रिंग में कोई भी मैसेज प्रिंट करता हूं, आउटपुट में, अभी हम थोड़ा जल्दीबाजी कर रहे हैं लेकिन आप ध्यान से देखना, आउटपुट में इतना वाला हिस्सा आता है बस। ये जो स्ट्रिंग के नोटेशन पे ये नहीं आता, ये जो डबल कोट देख रहे हैं ये तो आउटपुट में है ही नहीं, ये आउटपुट में कहीं दिख ही नहीं रहे हमारे। तो जब भी हम स्ट्रिंग में कुछ लिखेंगे तो डबल कोट के अंदर या जो भी स्ट्रिंग का नोटेशन चारों में से आप यूज कर रहे हैं वो आउटपुट में कभी नहीं आते, उनके अंदर जो करेक्टर्स लिखे हुए हैं तो वही हमारा आउटपुट में आते हैं। ये तो पाइथन का या किसी भी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, सी में भी ऐसा ही होता है, जावा में भी ऐसा ही होता है, किसी भी लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। लेकिन जो इंटरव्यूअर है वो ये कह रहा है मुझे चाहिए, मुझे आउटपुट में ये डबल कोट भी चाहिए, मैं आउटपुट में ऐसे दिखाना चाहता हूँ, डबल कोट में पाइथन लिखकर या कोई मैसेज डबल कोट में लिखकर ही दिखाना चाहता हूँ। कैसे आप इस काम को कर सकते हैं? तो कोशिश करते हैं। तो कोशिश में क्या करा मैंने, जो अब तक सीखा था वही लगा दिया। तो मैंने सोचा यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट होगी, यहाँ पर ये एंड होगी, उसके बीच में जो भी लिखते हैं वो हमारे करेक्टर प्रिंट हो जाते हैं। लेकिन हम ये भूल गए कि कोई भी स्ट्रिंग जब स्टार्ट होती है तो उसका एंड कैसे डिसाइड होता है। जिस कोड से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है जैसे ही कोई नेक्स्ट मैचिंग कोड आएगा उसी समय स्ट्रिंग को एंड मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से अगर स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर एंड मान ली जाएगी, हमने कहा इसका मतलब यही है। फिर सुनेंगे, कोई भी स्ट्रिंग एंड कब मानी जाती है, जिस कोड से वो स्टार्ट हुई है जैसे ही कोई नेक्स्ट मैचिंग कोड आएगा वो स्ट्रिंग हमारी एंड मान ली जाएगी। तो अब हम सोच रहे थे ये स्टार्ट है, ये एंड हुई है, बाकी सब करेक्टर्स प्रिंट होंगे, लेकिन इंटरप्रेटर सोच रहा है कि ये स्टार्ट हुई है यहाँ पर एंड हो गई। अब आगे का सिंटैक्स एरर है क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सिंटैक्स एरर। अब सर सॉल्यूशन कैसे आएगा, सॉल्यूशन बताइए। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जिस
स्प्रिंग नोटेशन से स्प्रिंग स्टार्ट करेंगे, मैचिंग कोड से एंड माना जाएगा। अच्छा मान लीजिए मैं कहूं कि मैं सिंगल कोड से स्प्रिंग को स्टार्ट कर रहा हूं, कर तो सकते ही हैं। अब इसका एंड कब माना जाएगा, जब मैचिंग वाला कोड आएगा। तो क्या इस स्प्रिंग को अगर मैं सिंगल कोड से स्टार्ट करूंगा तो क्या ये इसका मैचिंग कोड माना जाएगा? नहीं। अब ये हमारा ऑर्डिनरी करेक्टर माना जाएगा। अब ये एज इट इज आउटपुट में जैसे पी प्रिंट होगा, वाई प्रिंट होगा, ये भी प्रिंट होगा। ये सब ऑर्डिनरी करेक्टर है। अब एंड कब होगा, जब ये मिलेगा। अब जब इसे चलाएंगे तो ये हमारा चलेगा, वाइस वर्सा भी चलेगा। मतलब अगर आपको सिंगल कोड में प्रिंट करना है तो भी चलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम स्प्रिंग के साथ कैसे डील करना है कॉन्सेप्ट के लिए ये आसानी से समझ सकते हैं। अब अगला पॉइंट ये आता है कि सर अभी हमने जितने भी एक एक लाइन के प्रोग्राम्स बनाए हैं, इन सारे प्रोग्राम से हमने स्ट्रिंग ही प्रिंट कराई है। क्या किसी और टाइप की वैल्यू को भी प्रिंट कराया जा सकता है? जैसे अगर किसी को अपनी सैलरी प्रिंट करानी है, किसी को अपना आधार नंबर प्रिंट कराना है, किसी को अपनी एज प्रिंट करनी है, तो इनमें तो स्ट्रिंग की जरूरत ही नहीं है, तो नंबर्स होते हैं हमारे। अगर मैं मैथ में जाऊं तो मुझे पाई की वैल्यू प्रिंट करनी है 3.14। मैं फिजिक्स में जाऊंगा तो मुझे ग्रेविटी की वैल्यू प्रिंट करनी है 9.8। तो क्या मैं प्रिंट में स्ट्रिंग को ही प्रिंट करूंगा, नंबरों को प्रिंट नहीं कर सकता? आंसर इज यस। आप प्रिंट में स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं और नंबर भी प्रिंट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो मान लीजिए कोई नंबर है, लेट अस सपोज 10। 10 ऐसे लिखें या ऐसे लिखें? ये वाला 10 सही है या फिर ये 10 सही है या दोनों सही है? चलो, तो पहले मैं ये करके दिखाता हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। और फिर ये करके देखते हैं। एक काम करते हैं, इसको 12 कर देते हैं ताकि चेंज नजर आएगा, है ना। ये भी चल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्ट्रिंग के अलावा नंबरों को भी प्रिंट कर सकते हैं। 3.14, कोई दिक्कत नहीं। 9.8। अच्छा नंबर नेगेटिव पॉजिटिव, हमने कहा कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव भी आएगा पॉजिटिव भी आएगा। कब आएंगे? पॉजिटिव भी आएगा, हमने कहा। अच्छा एक चीज बताओ, जब मैंने पहली बार यहाँ 12 प्रिंट करा था तो क्या इसका साइन नहीं था? मैथ्स में जब आप कागज पे पढ़ते हैं, कंप्यूटर तो छोड़ दो, जब आप ऑन पेपर मैथ्स पढ़ते हैं तो किसी भी नंबर को जब पॉजिटिव लिखना होता है तो क्या उसका साइन कभी लिखते हैं हम? नहीं। लेकिन किसी नंबर को नेगेटिव बताना होता है तो उसका साइन हमें लिखना ही चाहिए, लिखना ही होता है। यही अप्रोच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी चल रही है। अगर आप किसी नंबर को जो पॉजिटिव है उसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको उसके पहले प्लस साइन लगाने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप लगा देते हैं तो एरर भी नहीं है। अगर आप लगा देते हैं तो एरर भी नहीं है। अब आउटपुट जब आपका आता है तो उसमें प्लस साइन को हटा दिया जाता है। बिना साइन का जो आउटपुट होता है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कंसीडर होता है। अब आउटपुट में प्लस साइन नहीं आया तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि आप प्रोग्राम में तो चाहे लगा सकते हैं लेकिन आउटपुट में नहीं आएगा। रही बात नेगेटिव साइन की, आप लगाएंगे आउटपुट में भी आएगा। बाय डिफॉल्ट किसी भी नंबर का साइन हमारा पॉजिटिव होता है। अच्छा सर ये जो साइन है ये नंबरों का ही होता है, स्ट्रिंग का करके देखने में नुकसान तो कुछ है नहीं, ज्यादा से ज्यादा एरर आ जाएगी, है ना। क्या कभी हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि स्ट्रिंग नेगेटिव है या पॉजिटिव है? शायद नहीं किया होगा। बैड, कि ये गलत है कि इस साइन को आप यहाँ पर नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन होते हैं वो सिर्फ नंबरों के होते हैं।
स्प्रिंग का कोई साइन नहीं होता। ठीक है। अब सर इसमें और इसमें डिफरेंस थोड़ा कम समझ में आया। इससे भी आउटपुट आ गया, और अगर मैं ऐसे लिखूंगा तब भी आउटपुट आ जाएगा। डिफरेंस क्या है? एक तो मैंने अभी जस्ट बताया है, इससे जस्ट पहले, कि अगर आप नंबर लिखोगे तो साइन लगा सकते हो, स्ट्रिंग में लिखोगे तो साइन नहीं लगा सकते। तो इससे ये तो क्लियर हो गया, ये दो अलग बात है, एक ही बात नहीं है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस देखो। दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर आप ऐसे लिख देते हो 10 + 5, तो ये कंप्यूट होगा, ये एक एक्सप्रेशन माना जाएगा, और इनका एडिशन पहले किया जाएगा, 15 आएगा, और प्रिंट 15 को प्रिंट करेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे कर देंगे, तो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं होता प्लस माइनस वाला। अगर आप प्लस साइन लगा भी रहे हो तो सिंपल सिंबल माना जाएगा, उसका मतलब अर्थमेटिक एडिशन नहीं माना जाएगा। आउटपुट में एज इट इज ही प्रिंट हो। दूसरा डिफरेंस आ गया कि अगर आप किसी भी नंबर को नंबर की तरह लिखते हैं तो उसका साइन लगा सकते हैं, उस नंबर पर आप कोई ऑपरेशन कर सकते हैं प्लस माइनस वाला। लेकिन अगर आप किसी नंबर को एज स्ट्रिंग लिखेंगे तो आप उसका साइन नहीं बता सकते, आप उस पर कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, वो एज इट इज कंसीडर होगा, प्रिंट होगा। तीसरा डिफरेंस दिखता नहीं है, तीसरा डिफरेंस हमें समझना होगा। जब भी पाइथन में कोई भी स्ट्रिंग को हम प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं, और प्रोग्राम का जब एग्जीक्यूशन होता है, तो उस स्ट्रिंग के लिए कुछ मेमोरी एलोकेट करी जाती है। इसी तरह से जब भी कोई नंबर आता है और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है, तो उस नंबर के लिए भी एक मेमोरी एलोकेट करी जाती है। अब ये मेमोरी एलोकेशन कितना होता है, कितने साइज की मेमोरी एलोकेट होगी, ये स्ट्रिंग के लिए अलग होता है और नंबर के लिए अलग होता है। अब ये बात हमें दिखेगी नहीं, ये तो बैकएंड में जब प्रोग्राम रन होता है तो मेमोरी के अंदर का ये कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है। ठीक है। तो अब इससे हमें यह समझ में आ गया कि हमारा जो नंबर्स हैं, इनको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी जो भी बात मैंने बोली है, वो लेमैन टर्म या नॉन टेक्निकल टर्म में बोली, नंबर, है ना। अब अगर इसी चीज का टेक्निकल कन्वर्जन कर दिया जाए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग प्रिंट होती है और नंबर प्रिंट होता है। अब पाइथन में जो नंबर हैं, ये दो तरह के होते हैं। ये मत कहना नेगेटिव और पॉजिटिव, वो तो होते ही हैं, लेकिन उससे पहले एक और टेक्निकल डिवीजन है, नंबर विदाउट फ्रैक्शन, नंबर विद फ्रैक्शन। विदाउट फ्रैक्शन मतलब दशमलव, जो दशमलव वाला पॉइंट है वो नहीं होगा। फ्रैक्शन मतलब विद फ्रैक्शन, जहाँ पर डेसिमल पॉइंट भी हमारा साथ में होता है। ठीक है। तो विदाउट फ्रैक्शन जैसे 10 हो गया, -5 हो गया, साइन दोनों का हो सकता है। विद फ्रैक्शन जैसे 3.14 हो गया, -1.2 हो गया, 9.8 हो गया, काइंड ऑफ। तो दो तरह के नंबर हमारे होते हैं, विदाउट फ्रैक्शन, विद फ्रैक्शन। अब अगर मैं
ये स्टेटमेंट बोलूंगा कि पाइथन में मेरे पास एक नंबर है जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को बोलने में मुझे ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं और ज्यादा टाइम मेरा लग रहा है। सुनने वालों को भी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा पूरा स्टेटमेंट सुनने के लिए। तो उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड बनाया गया, और उस टेक्निकल वर्ड को क्या बोलते हैं? इंटीजर। अब या तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास एक नंबर है जिसमें फ्रैक्शन नहीं है, या मैं एक लाइन बोलूंगा मेरे पास इंटीजर है। दोनों का मतलब एक ही है। इंटीजर शब्द का मतलब होता है ऐसा नंबर जिसमें दशमलव नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? इंटीजर कहते हैं। और ऐसा नंबर जिसमें फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? फ्लोट। ठीक है। तो इस तरह से दो और नए हमारे शब्द आए। एक का नाम है इंट या इंटीजर। दोनों एक ही बात है। इंटीजर जनरली लोग प्रोनाउंस करते हैं, और जब प्रोग्राम में कभी लिखा होगा तो वो इंट करके लिखा होगा। ठीक है। फ्लोट यही बोला जाता है, और यही भी कभी लिखा जाता है जब जरूरत पड़ेगी तो इंट नंबर हो गया, फ्लोट नंबर हो गया। अब अगर आपसे कोई ये बोले कि प्रिंट से हम स्ट्रिंग और नंबर्स प्रिंट करते हैं, यानी कि स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, इंटीजर प्रिंट करते हैं, या फ्लोट प्रिंट करते हैं, ये चीजें क्या रियल लाइफ में अवेलेबल होती हैं? अब ये बताओ, स्ट्रिंग में किसी का नाम आ सकता है? क्या नाम किसी का होता नहीं? हमने कहा सबका नाम होता है, सोनू मोनू अजय विजय। स्ट्रिंग में किसी का एड्रेस लिख सकते हैं? क्या एड्रेस होता नहीं है रियल लाइफ में? उनका बिल्कुल होता है। अच्छा, अगर कोई आपसे बोले कि रियल लाइफ में नंबर होते हैं, हमने कहा देखो, इस क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं। 80, 80 तो ये नंबर नहीं है। अब अगर आपसे कोई बोले कि सर क्या ये इंटीजर नंबर भी होते हैं रियल लाइफ में? हमने कहा सोचो, अभी 80 बैठे हैं, एक और आ गया 81, दो चले गए। कभी ऐसा होगा कि इस क्लास में 80.4 स्टूडेंट बैठे हैं? नहीं हो सकता सर, इस क्लास में 8.3 फैन चल रहे हैं। समझ में आ रही है क्या मैं कहता? तो किसी भी चीज की काउंटिंग, किसी भी चीज की काउंटिंग जनरली किस में होती है? इंटीजर में। दूसरा एग्जांपल, सबके पास आधार होगा। एक बार इमेजिन करो, आधार नंबर जो लिखा हुआ है, क्या वो दशमलव के साथ लिखा हुआ है? नहीं। तो इंडिया में जो आधार नंबर है वो भी इंटीजर है। बैंक का अकाउंट नंबर, जनरली बैंक का जो अकाउंट नंबर होगा वो इंटीजर ही होगा जनरली। अदर कंट्री के बैंक का नहीं आइडिया है, बट इंडिया में जो बैंक है उनका अकाउंट नंबर अभी इंटीजर में ही चल रहा है। किसी स्टूडेंट का कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, कभी नहीं सुना होगा रोल नंबर 2.1, रोल नंबर 2.2। तो ये सब इंटीजर ही तो है, ये तो सब हम आसपास की लाइफ में देखते हैं, यूज करते हैं, बोलते हैं। तो इसी चीज को हम इंटीजर कह रहे हैं प्रोग्रामिंग में, बस एक नया नाम दे रहे हैं, चीजें तो पहले से ही हैं। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग नंबर बहुत सारे हैं। जैसे अगर हम रियल लाइफ में देखें, फिजिक्स में ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है। अब आप बोलो नहीं सर मैं तो 9 का यूज करूंगा, पूरी फिजिक्स बदल जाएगी। 9.8 कैसे लगा दोगे? मुझे सर्कल का एरिया निकालना है, तो सर्कल का एरिया निकालने का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या रेडियस फ्लोटिंग में नहीं हो सकती? छोड़िए रेडियस, पाई की वैल्यू तो फ्लोटिंग में ही होती है, 3.14 समथिंग समथिंग जो आती है। ठीक है। अगर किसी को ड्यू में एडमिशन लेना है, तो जो कट ऑफ आएगी उसमें 98 और 99 के बीच में बहुत एडमिशन हो गए होंगे। दो टीम टूर्नामेंट खेल रही हैं, दोनों का पॉइंट टेबल सेम है, किसी एक को क्वालिफाई कराना है, क्या देखोगे? नेट रन रेट। क्यों देखोगे? क्योंकि वो फ्लोटिंग है। समझ में आ रहा है? तो फ्लोटिंग नंबर में एक चीज और समझ में आई कि ये ज्यादा एक्यूरेट होते हैं देन इंटीजर। फिर सुनेंगे, फ्लोटिंग नंबर ज्यादा एक्यूरेट होते हैं वैल्यू को लेकर देन इंटीजर नंबर। तभी तो पॉइंट टेबल में अगर दो टीमों के 0.66 हैं और किसी एक को क्वालिफाई कराना है, डिसीजन नहीं कर पाए, कैसे करा? उनका रन रेट
नेट रन रेट, क्योंकि वो फ्लोटिंग में होता है। एक का रन रेट है मान ले 2.63, एक का है 2.65, 5 वाला पहुंच गया आगे अराउंड में, दशमलव के सेकंड प्लेस से पता चला ये आगे है। तो फ्लोटिंग नंबर ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, जहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर नंबर को हमें फ्लोट लेना चाहिए। और जहां पर एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डिस्क्रीट नंबर ले सकते हैं। डिस्क्रीट मतलब 1 2 3 4 5, ये डिस्क्रीट नंबर प्रोग्रामिंग की टर्म में कहलाते हैं। और फ्लोटिंग नंबर 1 1.1 1.01 1.0001, तो ये तो खत्म ही नहीं होगा। ऐसे हमने कहा 1 और 2 के बीच में इन्फाइनाइट नंबर है, ये फ्लोटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। कंटिन्यूअस, इनको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस नंबर, डिस्क्रीट नंबर, कंटिन्यूअस नंबर। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग जब आगे कम्युनिकेशन करेंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि नंबर है ये वाला और नंबर है वो वाला, हम सीधा वर्ड बोलेंगे इंटीजर है, दूसरा बोलेंगे हमारे पास फ्लोट है। इंटीजर या फ्लोट की बात करेंगे। अब हमने स्ट्रिंग को प्रिंट करना सीख लिया, नंबर को प्रिंट करना सीख लिया। अब ये बताइए, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, अलग अलग ही करना होगा। अगर मुझे दोनों चीजें कभी एक साथ प्रिंट करनी पड़ी, एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, तो क्या 3 अलग अलग प्रिंट लगाने होंगे? हमने कहा नहीं, एक ही प्रिंट से आप जितनी चाहें उतनी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। तो अब हम क्या सीखने जा रहे हैं? अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि अभी तक आपने जो भी प्रिंट करना सीखा है तो एक बार में एक वैल्यू है। अब मैं एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू भी एक प्रिंट से प्रिंट कर सकता हूँ। एक से ज्यादा वैल्यू, चाहे सारी स्ट्रिंग्स हो, चाहे सारे नंबर्स हो, एक स्ट्रिंग हो, एक इंटीजर हो, उसका फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए 10। अब सर मुझे दूसरा नंबर लिखना है 20, तीसरा लिखना है 30। सर ये तो आपको पता है, आउटपुट देखने वाले को तो पता ही नहीं है 3 नंबर हैं, तो एक ही आउटपुट में आ जाएगा 10 20 30 तो कहीं कुछ पता तो चले 3 वैल्यू अलग अलग। तो उसके लिए फिर सिंटैक्स, जब भी कोई नई चीज आएगी उसका सिंटैक्स मांगना पड़ेगा। तीन ही चीज आ रही है कि अभी तक प्रिंट से हम एक नंबर प्रिंट करते थे, एक वैल्यू प्रिंट करते थे, अब एक से ज्यादा कर रहे हैं, तो सिंटैक्स क्या है, कॉमा। जितनी वैल्यू प्रिंट में लिखेंगे हर वैल्यू के बीच में क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा। ये सिंटैक्स है। अब आप बोलो नहीं सर मेरा मन तो स्पेस का कर रहा है, तो ये एरर आ जाएगी, क्योंकि सिंटैक्स में हमारे मन की नहीं चलेगी। सिंटैक्स में लैंग्वेज जिसने क्रिएट करी है उसने जो रूल्स बताए हैं हमें वो मानना होगा, है ना। तो अब कॉमा लगा दिया, तो दूसरा, चलो एक बार बदल देते हैं। यहाँ मैंने कर दिया मान लीजिए है 3, मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, 2 इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है। अब मैं इसको रन कराऊंगा। जब मैं इसको रन कराऊंगा तो मैं आउटपुट में देखना चाहता हूँ, आउटपुट में ये कैसे आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे, अलग अलग लाइन में आएंगे, एक लाइन में आएंगे तो एक साथ लिख कर आएंगे, या इनके बीच में कॉमा आएगा आउटपुट में, या इनके बीच में स्पेस आएगा, क्या आएगा? आंसर की बात करते हैं। एक प्रिंट से जितनी भी वैल्यूज प्रिंट होंगी, पहला पॉइंट होता है वो एक ही लाइन में आउटपुट में आती हैं। नो मैटर आप 3 प्रिंट करा रहे हैं, 4 करा रहे हैं, 40 करा रहे हैं, एक ही लाइन में आउटपुट में आएंगे। अब दूसरा पॉइंट, एक ही लाइन में जब आएंगी तो उनके बीच में कोई सेपरेटर वगैरह होगा जिससे कि आउटपुट देखकर पता चल जाए कि ये एक वैल्यू है कि 2 है कि 3 है। प्रोग्राम में तो कॉमा लगाते हैं, आउटपुट में कॉमा नहीं आता है। आउटपुट में इन वैल्यू के बीच का सेपरेटर यूज किया जाता है, स्पेस। तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट का जो सेपरेटर होगा वो होगा स्पेस। 10 स्पेस 20 स्पेस 5। फिर से देखो, 10 स्पेस 20 स्पेस 5। तो प्रिंट फंक्शन एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट कर सकता है, आउटपुट में एक ही लाइन पर आएंगी, और आउटपुट में उनके बीच का सेपरेटर होगा स्पेस। अगर आपको सेपरेटर पसंद नहीं आ रहा है तो आप बदल सकते हैं, लेकिन वो आउटपुट का बदल सकता है, प्रोग्राम के सिंटैक्स का नहीं बदलेगा। आउटपुट सेपरेटर हम बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे? प्रिंट में सारी वैल्यूज लिखने के बाद लास्ट में कॉमा लगा के लिखेंगे सेपरेटर इक्वल टू, सेपरेटर बोलेंगे
लिखेंगे SEP। तो सेपरेटर इज इक्वल टू, जो भी सेपरेटर आप इन वैल्यूज के बीच में यूज करना चाहते हैं आउटपुट में, वो सेपरेटर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन उस सेपरेटर को लिखने का एक रूल होगा, वो रूल है कि वो स्प्रिंग सेपरेटर होना चाहिए। सेपरेटर कभी नंबर नहीं हो सकता, सेपरेटर को हमेशा क्या रखना होगा, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में क्या लिखोगे वो आपको डिसाइड करना है। तो आप कुछ ऐसा सोचिए कि ये सेपरेटर इन वैल्यूज को आउटपुट में अलग अलग दिखा पाए, देखने वाले को ये लगे कि हाँ ये 3 वैल्यू हैं। अब मान लीजिए आपने डिसाइड करा कि मैं सेपरेटर की वैल्यू मान लीजिए रखता हूं यहाँ पर इंडिया। अब आउटपुट देखने वाले को कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आप करना क्या चाह रहे हो, क्योंकि ये 10 है, ये दूसरी वैल्यू है, और इनके बीच का सेपरेटर जो स्पेस था अब उसकी जगह पर क्या आ गया, जो आपने बताया। अब ये मत कहना इसके और इसके बीच में क्यों नहीं आया, अरे यही तो वो सेपरेटर है जो इन दो वैल्यू के बीच में आ सकता था, आपने सही से यूज नहीं करा। 20 और हाई के बीच में कौन आ गया, इंडिया। यहाँ तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। तो आप सेपरेटर ऐसा क्यों यूज करते हैं, एक काम करो ना, सेपरेटर को कॉमा लगा दो, शायद आउटपुट बेटर हो जाएगा। अब ज्यादा बेटर है, रीडेबिलिटी आउटपुट की सही है, आउटपुट देखने वाले को पता चल रहा है कि हाँ ये 3 वैल्यू की बात हो रही है। कोई और लगा दो, हमने कहा स्पेस लगा दो, क्या दिक्कत है। तो सेपरेटर कुछ ऐसा सोचिए जिससे आउटपुट देखकर पता चल जाए कि अलग अलग वैल्यू है। हाँ, आप /n बिल्कुल अभी जो पढ़ा है बिल्कुल लगा सकते हैं, न्यू लाइन पर वैल्यू सेपरेट होंगे, ये भी लगा सकते हैं। सर /t भी लगा सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल टैब स्पेस भी लगा सकते हैं। तो फिर तो जनरली अगर हम थोड़ा सोचें तो कोई भी इंसान जब सेपरेटर का यूज करेगा तो ये 4-5 वैल्यू ही यूज कर पता होगा, या तो /n का यूज करता होगा, या /t का यूज करता होगा, या कॉमा लगाता होगा, या स्पेस देता होगा। यही 4 हैं जो आसानी से आउटपुट में बता देते हैं कि भाई अलग अलग वैल्यूज हैं ये। इसके अलावा कुछ और यूज करोगे तो कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा आउटपुट में कि करा क्या है आपने। तो जब मैं स्पेस के साथ एग्री करता हूँ तो पाइथन ने का फिर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट वैल्यूज का सेपरेटर क्या होगा, space। अगर आप स्पेस के साथ एग्री नहीं है तो फिर आप अपना बताइए, आउटपुट सेपरेटर में ये यूज करना चाहता हूँ, हमने बता दिया कि भाई ये यूज करना है। लेकिन जो रूल्स हमें बताए जा रहे हैं उनको हम ब्रेक कर रहे हैं। क्या बताया गया था रूल कि भाई सेपरेटर स्प्रिंग होना चाहिए, नहीं मानी बात, हमने सेपरेटर को नंबर बना दिया। अब आउटपुट रीडेबल होगा नहीं होगा वो अब हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हम तो बस ये देख रहे हैं कि क्या इसको सेपरेटर बनाया जा सकता है या नहीं। एरर आ गई, एरर क्या आई है, सेपरेटर मस्ट बी नन और ए स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। सेपरेटर स्ट्रिंग होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन एक नई बात और आ गई कि नन भी हो सकता है। कि नन क्या होता है, जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नन, एन कैपिटल होगा, ध्यान रखेंगे। तो नन एक पाइथन का कीवर्ड है, एन कैपिटल होगा। क्या निकला, स्पेस। तो नन का मतलब यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू से। तो अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू जो स्पेस होती है उसी के साथ एग्री करता हूँ तो मैं लिखूंगा भी क्यों, अपनी मेहनत क्यों करूँ, फिर तो मैं ऐसे ही ना लिखूं फिर। तो शायद मैं कभी भी सेपरेटर खुद से नन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसका मतलब वही होता है जो डिफॉल्ट है। अगर मैं सेपरेटर यूज कर रहा हूँ दैट मीन्स कि कोई मीनिंगफुल स्ट्रिंग ही मैं लिखूंगा। लेट अस सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर /n। पहला रूल पूरा हो गया। अब दूसरा रूल की बात करते हैं। दूसरा रूल क्या है, सेपरेटर को आप रिपीट नहीं कर सकते, सेपरेटर को आप रिपीट नहीं कर सकते। आपने क्या सोचा, पाइथन को कंफ्यूज करने के लिए 2 सेपरेटर लगा दिए, और अब आउटपुट पूछ रहे हैं कि बताओ अब आउटपुट क्या आएगा। 10-20 हाई के बीच में /n सेपरेटर यूज होगा या /t होगा, एरर। सेपरेटर को आप रिपीट नहीं कर सकते, या तो मत लिखिए, और अगर लिखना चाहते हैं तो एक ही बार लिख सकते हैं।
एक से ज्यादा बार लिखते ही आपकी एरर आ जाती है। देखो, अगर मैं इस मैसेज को देखूं तो ये जो मैसेज है ये है हमारा आर्गुमेंट रिपीटेड, कौन सा वाला, सेपरेटर, आर्गुमेंट रिपीटेड, सेपरेटर आर्गुमेंट रिपीटेड। ठीक है। अब कोई और रूल भी है सर? दो रूल तो पढ़ा दिया आपने कि सेपरेटर स्प्रिंग होना चाहिए, सेपरेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। हमने कहा एक और है, सेपरेटर लास्ट में ही लिखा होना चाहिए। ऐसा मत करना कि सर सेपरेटर के बाद भी एक वैल्यू और अभी रह गई थी लिखने से, तो अब आप सोचेंगे सर सब सही है, हर वैल्यू के बीच का सेपरेटर स्लैश एन आएगा। गलत है, क्योंकि एक रूल ये भी है कि सेपरेटर के बाद कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जितनी वैल्यूज प्रिंट करानी है वो सेपरेटर से पहले लिखनी है। ठीक है, अभी भी एरर आएगी। फिर समझते हैं। प्रिंट फंक्शन से हम एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, और जब एक से ज्यादा वैल्यू प्रिंट करते हैं तो आउटपुट की रीडेबिलिटी के लिए हमें कॉन्सेप्ट दिया गया सेपरेटर, ताकि आउटपुट में हम आसानी से पहचान सकें कि अलग अलग वैल्यू है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर जो वैल्यूज के बीच में दिखेगा वो होगा स्पेस। अगर आप स्पेस के अलावा कोई और यूज करना चाहते हैं तो खुद सेपरेटर लगा सकते हैं। सेपरेटर जब आप लगाते हैं तो तीन बातों का ध्यान रखना है, तो वो तीन बातें, तीन रूल हैं। मानेंगे तो सही है, नहीं मानेंगे तो एरर आ जाएगी। पहला रूल है सेपरेटर स्ट्रिंग होना चाहिए। नन हो सकता है लेकिन वो नन का मतलब स्पेस ही हो जाता है। ठीक है। दूसरा रूल, सेपरेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तीसरा रूल, सेपरेटर के बाद कोई वैल्यू नहीं लिखी होनी चाहिए। दैट मीन्स सेपरेटर लास्ट में होना चाहिए। ये तीन रूल आप मानते हैं। ठीक। अब ये हो गया आसान सा कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सेपरेटर। अब देखते हैं कि आप कैसे रेस्पॉन्स करते हैं। मैंने सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट कराई, 10। सेपरेटर इक्वल टू मैंने लगाया कॉमा। आउटपुट बताएंगे, आउटपुट क्या आएगा इसका? आउटपुट इसका क्या 10 आएगा या 10 कॉमा आएगा? वैल्यू एक ही है मेरे पास, वैल्यू मेरे पास एक ही है, कॉमा नहीं आएगा। चलिए समझते हैं। सेपरेटर दो वैल्यू के बीच में यूज होता है। अब दूसरी तो वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, तो कम से कम दो वैल्यू होनी चाहिए जिनके बीच में सेपरेटर आता है। अगर आप प्रिंट से एक ही वैल्यू प्रिंट करते हैं, नो मैटर वो इंटीजर है कि स्ट्रिंग है, तो उस वैल्यू के बाद सेपरेटर नहीं चलता है। सेपरेटर चलने के लिए कम से कम दो वैल्यू जरूर चाहिए होती है, तो इसका आउटपुट सिर्फ 10 है। आप सेपरेटर में कुछ भी लिखेंगे आउटपुट में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो सर ये बात क्या हम जानते नहीं थे? जानते थे। देखो, अब 10 और 20 के बीच में सेपरेटर क्या आएगा? कॉमा। 20 के बाद आएगा सेपरेटर? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 20 के बाद की वैल्यू ही नहीं है। तो अब यहाँ पर तो हम जानते थे कि नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर रहे थे अपना, जबकि बात एक ही है, जबकि बात एक ही है। ठीक है। चलो, अब अगला पॉइंट आता है। मैं एक से ज्यादा प्रिंट यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरे प्रोग्राम में एक ही प्रिंट में यूज करूंगा। मान लीजिए 100 लाइन का प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, बीच बीच में मुझे कुछ प्रिंट करना पड़ सकता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक साथ बस एक ही जगह से प्रिंट करेंगे प्रिंट लगाकर। तो आप अपने प्रोग्राम में मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो मैं आउटपुट को कंट्रोल करना चाहता हूँ कि कैसे वो फिर मैनेज होगा। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल प्रिंट लगाएं। जैसे ही मल्टीपल प्रिंट लगाने की बात आई, दो बातें दिमाग में आई, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं।
तो अब हमें दो शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। पहला शब्द है लाइन, दूसरा शब्द है स्टेटमेंट। अभी सामने जो पिक्चर है इसमें लाइन एक है लेकिन उसमें स्टेटमेंट दो है। अभी जो पिक्चर है इसमें पहली लाइन पर एक ही स्टेटमेंट है, दूसरी लाइन पर भी एक ही स्टेटमेंट है। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि आप एक लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। रूल क्या कहता है कि आप एक लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जनरली ये सजेस्ट नहीं किया जाता है लेकिन रूल कहता है कि आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए मैं एक एनालॉजी यूज करता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा है यहां पर रोहित इज द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम। ही इज ए गुड कैप्टन। तो सर इसमें क्या करना है? हमने कहा इसमें आपको ये ढूंढना है, लाइन एक है, सेंटेंस दो है। इसमें एक ही लाइन है और दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं। आपको वो दो सेंटेंस आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम आसानी से कर पाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि पहला सेंटेंस है रोहित इज द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम। उसके बाद दूसरा शुरू हो गया ही इज ए गुड कैप्टन। लेकिन जो अननोन है, जिसको नहीं पता, जिसको ये साइंस नहीं पता, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये एक वर्ड है या इसमें दो हैं और ये बीच में खत्म हो गया और ये अगला शुरू हो गया? तो कोई पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हम दो ऑप्शन है इस काम को सही करने के। आप जो करना चाहते हैं आपने सही से एक्सप्रेस नहीं करा है, एक्सप्रेस मतलब सही से लिखा नहीं है आपने, है ना? अब आप इसको दो तरह से सही कर सकते हैं। पहला, आप ऐसा करिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो अब फुल स्टॉप से इंग्लिश में पहचान हो जाती है एक सेंटेंस खत्म हो गया और फुल स्टॉप के आगे नेक्स्ट सेंटेंस चल रहा होगा। आप ऐसा कर दीजिए। ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका एक और है। ऐसे लिख दो, एक लाइन पर एक सेंटेंस लिख दो, दूसरी लाइन पर दूसरा सेंटेंस लिख दो, तब भी समझ में आ जाएगा सामने वाले को। तो इन दोनों में से कोई भी एक काम करने से रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर भी अगर हम ध्यान से देखें तो हम सेंटेंस एक से ज्यादा लेकर बैठे हुए हैं। जब एक से ज्यादा सेंटेंस एक लाइन पे लिखते हैं तो हमें उनको सेपरेट या टर्मिनेट करने के लिए फुल स्टॉप का यूज करना होता है। अगर हम फुल स्टॉप का यूज नहीं करते हैं तो फिर आगे वाला सेंटेंस की पहचान नहीं हो पाती है। फुल स्टॉप के बाद जो आएगा वो अगला सेंटेंस होगा। ध्यान से देखो, दूसरे सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप मैं लगाना भूल गया जानबूझकर, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी समझ में आ रहा है कहीं यह सेंटेंस शुरू का खत्म हो गया। अगर मैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देता तब भी तो फर्क नहीं पड़ता, और नहीं लगाया है तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है, समझ में आ रहा है सेंटेंस खत्म हो गया। इस वाले एग्जाम्पल में तो मैंने फुल स्टॉप लगाया ही नहीं है कहीं। ध्यान से देखो, कहीं फुल स्टॉप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर एक ही सेंटेंस लिखा है। सेम एनालॉजी प्रोग्रामिंग पाइथन के साथ चलती है। आप जिसको वहां पर सेंटेंस कह रहे थे वही चीज यहाँ पर स्टेटमेंट कहलाती है। तो सेंटेंस इक्वल टू स्टेटमेंट। इंग्लिश में सेंटेंस होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट होते हैं। सेंस एक ही है। लाइन वहां भी थी, लाइन यहाँ भी है। अब वही बात,
एक लाइन में दो स्टेटमेंट लिखोगे तो इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा कि पहला कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हो गया और फिर दूसरा कहाँ से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आप फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं? हमने कहा आपको सेंस लेना था फुल स्टॉप का। अब पाइथन से पूछना पड़ेगा कि वहां पर सेंटेंस के लिए फुल स्टॉप होता है, आपके यहाँ पर क्या होता है? आंसर आया सेमी कॉलन। ये जो सेमी कॉलन है ये क्या करता है? स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। और ये पहचान है इस बात की कि इस लाइन पर अब इसके आगे अगर कुछ लिखा गया है तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा। लाइन एक ही चल रही है लेकिन स्टेटमेंट हमारा वो नेक्स्ट होगा। अच्छा सर, दूसरे स्टेटमेंट को टर्मिनेट नहीं करेंगे तो फर्क नहीं है क्योंकि उसके आगे कुछ और लिखा नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरे के बाद एक और स्टेटमेंट लिखूंगा तो इसको भी टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो सर लास्ट स्टेटमेंट का टर्मिनेशन ऑप्शनल है फिर तो, क्योंकि उसके बाद तो कुछ लिखा ही नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अभी काम करो सर, इसको हटा दो, एरर दिखाओ, हम एरर देखना चाहते हैं। एरर उसी जगह पर हाईलाइट हो रही है जहां पर हमें कुछ करना है। देखो ये हाईलाइट आ रहा है, पी को हाईलाइट कर दिया गया है क्योंकि यहीं आसपास कहीं एरर है। और हम जानते हैं वो एरर क्या है। अब चलेगा, हमने कहा चलना चाहिए, सिंटैक्स सही है, क्योंकि अब इसके आगे स्टेटमेंट टर्मिनेशन करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा तो है नहीं। ऑटोमेटिक समझ जाएगा इंटरप्रेटर, ये खत्म हो गया। ठीक है। अब ये सही है। अब हम आउटपुट को डिस्कस करते हैं। जब आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट में जितने भी प्रिंट होते हैं, अपना काम करने के बाद न्यू लाइन ऐड करते हैं। एक तो न्यू लाइन कब आती है? जब मैंने स्ट्रिंग में बैक स्लैश एन लगाया होता है। और दूसरा, जब कोई भी प्रिंट एंड होता है, अपना काम पूरा कर देता है, तो वो भी लास्ट में न्यू लाइन देता है। तो ये वाला प्रिंट अपना काम करके यानी 10 प्रिंट करने के बाद आउटपुट में न्यू लाइन देकर आया होगा। अब आउटपुट पर न्यू लाइन पर हम आ गए होंगे, अगला वाला प्रिंट जब आएगा तो न्यू लाइन पर 20 लिखेगा, और इस वाले प्रिंट ने भी क्या दी होगी? लास्ट में न्यू लाइन। अब इसके आगे कुछ और है नहीं, तो दूसरे वाले प्रिंट की न्यू लाइन को हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे होंगे। तो 10 न्यू लाइन 20, और 20 के बाद भी न्यू लाइन आई है, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है। ठीक है। अब आप अगर ऐसे की जगह ऐसे कर दोगे तो हमने कहा एक ही बात है। अच्छा सर, ऐसे करते हैं इकट्ठा ही लास्ट में टर्मिनेट कर देते हैं, मैं कहा देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर दें, हमने कहा सही है। अब एक लाइन पर एक स्टेटमेंट है, टर्मिनेट करना है नहीं करना आप देखो, क्योंकि वो एक ही तो स्टेटमेंट है, उसका आगे कुछ है ही नहीं। ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है, ऐसे भी सही है। इन सारी बातों का कंक्लूजन, अगर आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पाइथन में स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है या नहीं, तो आप क्या आंसर देंगे? यस या नो? यस या नो? तो इसका आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता, इसका आपको सब्जेक्टिव आंसर देना हो। सब्जेक्टिव मतलब एक्सप्लेन करना हो कि अगर एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखा जा रहा है तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप उस लाइन में एक स्टेटमेंट के बाद एक और स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं तो पहले वाले को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो सेम लाइन पर नेक्स्ट स्टेटमेंट तब लिखा जाता है जब प्रीवियस वाले को टर्मिनेट कर दिया गया। तो इस तरह से पाइथन में स्टेटमेंट टर्मिनेशन जरूरी है अगर उसके आगे एक और स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है अगर वो आगे कोई स्टेटमेंट कंटेंट नहीं करता है। ठीक है। चलिए, लेकिन ये पढ़ लेना तो गलत होगा कि पाइथन में स्टेटमेंट टर्मिनेशन ऑप्शनल होता है, करो करो या ना करो। अब ये तो गलत होगी ना फिर। कल मैं यही कह रहा था कि करो या ना करो एक ही बात है, और मैंने साथ में बोल दिया था कि अभी के लिए बस यार, आगे जाके बदल जाएगा। वो आज यही था कि स्टेटमेंट टर्मिनेशन अब ये नहीं कहना है कि ऑप्शनल है, करना है तो सही है, नहीं करना है तो सही है। आपको वही आंसर देना जो अभी हमने सीखा है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रिंट से कोई वैल्यू प्रिंट करते हैं, अलग अलग प्रिंट लगाएंगे। अभी हमने बताया कि हर प्रिंट न्यू लाइन से एंड होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूंगा तो
हर वैल्यू न्यू लाइन पर हमारे आ रही होगी। अब इसका आंसर आप लोग गैस करिए, कोशिश करिए बताने की। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चैट में लिखकर बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस आउटपुट के बारे में। 10 है। हेलो। प्रिंट 2025 सेपरेटर इक्वल टू स्लैश एन। समझ लीजिए, कोई जल्दी नहीं है कि तुरंत रेस्पॉन्स देना है। जब हम सीखते हैं तो टाइम लेना चाहिए। देखो सब लोग अगर बोलेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। कोई एक बोलेगा तो शायद सबको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। बताइए कौन बताना चाहता है इसका आउटपुट, बताओ। एक मिनट रुक जाओ, जो ये कह रहे हैं मैं लिख देता हूँ ताकि बाकी लोगों को ये ऑडिबल हो जाए। 10 उसके बाद। हाँ। हम्म। 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 अब जो लोग इस आउटपुट से एग्री करते हैं उनका तो यही आंसर हो गया होगा। अगर किसी को लगता है नहीं सर ये आउटपुट नहीं है कुछ और आएगा, तो वो शेयर कर सकते हैं अपना आउटपुट, ताकि मैं वो भी लिख दूंगा, फिर डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा सही होगा कौन सा सही नहीं होगा। क्या किसी को लगता है कि इसका आउटपुट ये नहीं होगा कुछ और आएगा, तो वो बता सकते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है एक ही चीज को लेकर। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला वाला प्रिंट चला, इसमें मैंने कहीं कोई सेपरेटर नहीं लगा रखा है। मैंने इसमें कहीं कोई सेपरेटर नहीं लगा रखा है, तो डिफॉल्ट सेपरेटर क्या यूज होगा, स्पेस। तो उस हिसाब से 10 स्पेस हाई स्पेस हेलो आ गया। अब ये वाला प्रिंट एंड हो रहा है, इसने अपना काम पूरा कर दिया। तो मैंने बताया था प्रिंट जब एंड होता है तो न्यू लाइन से एंड होता है, तो आउटपुट में हेलो के बाद आ गई न्यू लाइन। अगला वाला प्रिंट न्यू लाइन से प्रिंट करेगा 20। अब इसका जो सेपरेटर है वो न्यू लाइन ही है, तो 20 और 25 के बीच में क्या आ गई हमारी, न्यू लाइन। अब ये वाला प्रिंट जब एंड हुआ होगा तो ये भी न्यू लाइन से एंड हुआ होगा, ये एस। अब आगे कुछ लिखेंगे नहीं तो फील ही नहीं होगा कि अगले वाले लास्ट वाले प्रिंट ने न्यू लाइन दी थी। तो ऐसे तो अब तक जितने प्रोग्राम बनाए हैं हर प्रोग्राम में एक ही प्रिंट था, वो भी न्यू लाइन से एंड हुआ होगा। लेकिन आगे कुछ लिखा नहीं होता था तो हम लोग वो फील नहीं कर पाते थे बस। तो मेरे हिसाब से भी ये आउटपुट सही लग रहा है मुझे। देख लो। चलो थोड़ा सा एक लेवल आगे। सेपरेटर इक्वल टू, मैंने यहाँ पे हैश लगा दिया। अच्छा पहला तो क्वेश्चन मेरा क्या है उसको सुनेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप जानते हैं, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, आप सब लोग इसका आंसर जानते हैं। लेकिन फिर भी 90% चांस है कि आप इसका गलत आंसर देंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है, हम जिस आंसर को जानते हैं उसका आंसर गलत क्यों देंगे? क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप ध्यान से नहीं सुनेंगे। चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन मेरा है, एक प्रोग्राम में कितने सेपरेटर यूज हो सकते हैं? हो गए बाहर सारे के सारे इंटरव्यू से? दोबारा सुनेंगे और समझिए कि आपने कहाँ गलती करी होगी। जिन जिन लोगों ने आंसर एक दिया उसका आंसर गलत है। सर ऐसे कैसे गलत है, आप तो बता रहे हो जब से 1 घंटा हो गया पढ़ाते हुए आपको। मैंने कहा दोबारा सुनो ध्यान से सुनो। मेरा क्वेश्चन था एक प्रोग्राम में कितने सेपरेटर होते हैं। अरे सेपरेटर का प्रोग्राम तो कोई मतलब ही नहीं है, सेपरेटर का मतलब प्रिंट से होता है।
तो आपका क्वेश्चन अगर ये होता कि एक प्रिंट में कितने सेपरेटर होते हैं तो एक आंसर एकदम परफेक्ट था। लेकिन मेरा क्वेश्चन था एक प्रोग्राम में कितने सेपरेट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, जितने प्रिंट, हर प्रिंट का एक सेपरेटर। आपने फटाक से आंसर बंद दे दिया, गलत हो गया। ये तो मैंने पहले ही बोला था, जबकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको इसका आंसर पता है, फिर भी 90% लोग गलत आंसर देंगे। और मैंने वजह ही बता दी पहले ही, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनोगे। यही होता है इंटरव्यू में, घर आकर हमें लगता है कि हम तो सही आंसर देकर आए थे, कॉल ही नहीं आई है बात। क्यों नहीं आई होगी, क्योंकि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही हैं, लेकिन जो होना चाहिए वास्तव में वो क्या है वो हम कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि हमें अपनी गलती नजर नहीं आती है। ऐसा आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी, सबके साथ है। हमें सीखना होता है ना। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन का आउटपुट देखते हैं कि अभी जो सामने लिखा है। तो अब इसमें ज्यादा नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। 10 हैश हाई हैश हेलो न्यू लाइन 20 न्यू लाइन 25। अब क्या हम एंड को बदल सकते हैं, क्या हम एंड को चेंज कर सकते हैं? आंसर है यस। तो एंड लगाकर किसी भी प्रिंट का एंड बदला जा सकता है। अब ये वाला प्रिंट जो न्यू लाइन से एंड हो रहा था, अब जो मैंने स्ट्रिंग बताई है उस स्ट्रिंग से एंड होगा। तो 10 हैश हाई हैश हेलो, अब कॉमा, कॉमा के बाद न्यू लाइन पे 20 या कॉमा के बाद 20? अरे जो न्यू लाइन आती थी वो एंड की वैल्यू न्यू लाइन होती थी स्लैश एंड बाई डिफॉल्ट, इसलिए आती थी। अब वही तो मैंने बदली है। अब प्रिंट का एंड न्यू लाइन से नहीं होगा, पहले वाले प्रिंट का एंड अब न्यू लाइन से नहीं होगा। अब पहला वाला प्रिंट किससे एंड होगा? कॉमा से। तो कॉमा के जस्ट आफ्टर 20, फिर न्यू लाइन 20। अब अगर मैं आपसे कहूं दूसरे वाले का एंड मैं बदलना चाहूं तो हमने कहा बदल दो। अब क्या होगा, 25 के बाद ये वाला प्रिंट एंड होगा, तो अभी तक न्यू लाइन से एंड होता था तो वो फील नहीं होता था, लेकिन इस बार तो फील होगा। लास्ट में क्या दिखना चाहिए? डॉलर। तो इससे ये साबित होता है कि हर प्रिंट एंड होता ही है। आप बताते हैं तो आपके बताए हुए एंड से एंड होगा, और अगर आप नहीं बताते हैं तो न्यू लाइन से एंड होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर कॉमा की जगह स्लैश एन लगा दूं तो सर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एंड यही होता है ना। एंड के रूल काफी कुछ वैसे ही हैं जैसे सेपरेट रखे हैं। एक से ज्यादा एंड एक प्रिंट में नहीं लगा सकते, एंड स्प्रिंग ही होगा, और एंड के बाद कोई वैल्यू नहीं लिखी जा सकती। आपने कहा था सेपरेटर लास्ट होना चाहिए वैल्यू के साथ, सेपरेटर के बाद सिर्फ अगर आ सकता है तो एंड, या एंड के साथ अगर कुछ आ सकता है तो सेपरेटर। एंड और सेपरेटर अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, लेकिन ये दोनों लास्ट में आने चाहिए। पहले सेपरेटर उसके बाद एंड, या पहले एंड उसके बाद सेपरेटर, इनके बाद अब कुछ नहीं आता। अच्छा आप बताइए, तो सामने लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा? 10 हैश हाई हैश हेलो न्यू लाइन 20, फिर 20 के बाद डॉलर, क्योंकि सेपरेटर डॉलर है। 25, 25 का प्रिंट एंड हो रहा है, किससे होगा? न्यू लाइन। पता ही नहीं चलेगा, है ना। प्रिंट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे ये सारे लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 5 क्वेश्चन तैयार करे हैं। इन 5 क्वेश्चन को आपको अपने घर पर इनको बनाना है और मुझे सबमिट करना है। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग स्ट्रिंग इन द सेम फॉर्मेट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो पोइम में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट यह है कि इस वाले स्ट्रिंग को हमें इसे स्ट्रिंग मानना है, एक स्ट्रिंग मानना है। ऐसा मत समझो कि एक लाइन एक स्ट्रिंग है, दूसरी लाइन एक, ये पूरी एक स्ट्रिंग है।
अब आपको आउटपुट एज इट इज प्रिंट करना है। तो ये प्रोग्राम आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? मल्टी लाइन स्ट्रिंग को। आपका ब्रेन इस तरह की चीजों को देखते ही हिट करे मल्टी लाइन स्ट्रिंग, क्योंकि हमारी हैबिट अभी नहीं पड़ी है ज्यादा। तो बस इस प्रोग्राम में यही करना है, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगला प्रोग्राम WAP क्या होता है? राइट ए प्रोग्राम। तो चाहे ये लिखो ऐसे करके, चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात। आपको एक प्रोग्राम लिखना है जो आपको अपने 5 दोस्तों के नाम प्रिंट करने हैं। आउटपुट में ये 5 दोस्तों के नाम जो आने चाहिए न्यू लाइन पर आने चाहिए, माना सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, अजय, विजय, ऐसे करके। लेकिन अपने प्रोग्राम में प्रिंट एक ही लगाना है, 5 प्रिंट नहीं लगाने हैं। और साथ में एक और लिखिए बात कि पांचों दोस्तों के नाम 5 अलग अलग स्ट्रिंग नहीं होने चाहिए, एक ही स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे। एक स्ट्रिंग शुरू हुई सोनू, इसी में मोनू, इसी में चिंटू, इसी में पिंटू, सब इसी में। लेकिन आउटपुट में सब अलग अलग आने चाहिए, अलग अलग लाइन पर आने चाहिए। ये प्रोग्राम सिर्फ आपको न्यू लाइन करेक्टर \n को सिखाने की कोशिश कर रहा है। तीसरा प्रोग्राम भी यही है, 5 दोस्तों के नाम प्रिंट करने हैं, अलग अलग लाइन पर आने चाहिए। एक ही प्रिंट यूज करना है, लेकिन 5 स्ट्रिंग यूज करनी है। पहली स्ट्रिंग अलग, यानी कि ऐसे करके ये अलग हो गई। दूसरी स्ट्रिंग अलग, तीसरी अलग, ऐसे करके प्रिंट एक ही लगाना है, 5 प्रिंट नहीं लगाने हैं। अब देखो बीच में क्या करोगे, सेपरेटर। ये आपको सेपरेटर की बात सिखाएगा। फिर से यही काम करना है, 5 दोस्तों के नाम अलग अलग लाइन पर, लेकिन इस बार 5 प्रिंट लगाने हैं। एक प्रिंट नहीं, एक प्रिंट से एक नाम, दूसरे प्रिंट से दूसरा, तीसरे से तीसरा। आखिरी प्रोग्राम है, कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट कराई है, जो मन आए वो लिख लेना। उस स्ट्रिंग के अंदर \t और \n का यूज होना चाहिए। लेकिन जब आउटपुट आए तो \t एज इट इज प्रिंट होना चाहिए, \n एज इट इज प्रिंट होना चाहिए। उनका जो मीनिंग होता है वो आउटपुट में नहीं आना चाहिए। तो ये प्रोग्राम आपको रॉ स्ट्रिंग सिखाने की कोशिश करता है। अब ये सारे प्रोग्राम जो हमारा क्लासरूम वाला ग्रुप है, यहाँ पर मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ और सिखा रहा हूँ कि आप मुझे वापस कैसे करेंगे, है ना। हर टॉपिक के असाइनमेंट होंगे। जिस दिन आप यहाँ से जाओगे, मैंने लगभग 500 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट करने को दे दिए होंगे, और लगभग 250-300 प्रोग्राम मैंने आपको सामने बनाकर दिखा दिए होंगे। तो अपना टारगेट कर लो, मेरे लैपटॉप में 1 TB हार्ड डिस्क है, तो जितने सॉन्ग और मूवी नहीं है उतने प्रोग्राम होने चाहिए। क्योंकि घर वालों ने लैपटॉप दिलवाया तो इसीलिए था, लेकिन उसमें प्रोग्राम कम हो गए, मूवी और सॉन्ग ज्यादा आ गए। अब अपना टारगेट अभी से कर लो कि मुझे लैपटॉप में प्रोग्राम ज्यादा रखने हैं और ये चीजें कम। अब देखो जैसे मैंने आपको ये प्रिंट असाइनमेंट दिया है, आप इसको ओपन करेंगे। अभी जितने लोग बनाकर मुझे सबमिट करेंगे, ये 0 बढ़ता चला जाएगा। मेरी तरफ से 89 स्टूडेंट को ये प्रोग्राम पहुंच चुका है, ये असाइनमेंट 89 स्टूडेंट को पहुंच चुके हैं। अब आप बनाकर सबमिट कैसे करेंगे वो देखें। तो यहाँ पर व्यू असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, तो आपके वाले स्क्रीन में, मेरे में नहीं आएगा, आपके में एक ऑप्शन आएगा प्लस करके, ऐड वर्क। ऐड वर्क, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके अंदर ऑप्शन आएगा फाइल या अपलोड का, उस पर क्लिक करेंगे। तो आपने ये 5 प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में जहाँ सेव करे होंगे उसको ब्राउज करना, डायरेक्टरी को, सारे प्रोग्राम फिर सबमिट कर देना और मेरे पास आ जाएंगे। जो भी ये करता जाएगा, यहाँ पर काउंटर बढ़ता जाएगा और उसका नाम यहाँ पर इसके नीचे आता जाएगा। ठीक है।
कल थर्सडे है, कल हमारा बैच ऑफ रहेगा। हमारे बैच के जो डेज हैं वो मैंने बताया आपको, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे। थर्सडे, सैटरडे, संडे बैच आपका ऑफ रहा करेगा। तो थर्सडे ऑफ रहेगा। इस बार मैं फ्राइडे अवेलेबल नहीं हूँ, तो इस बार फ्राइडे भी बैच आपका ऑफ रहेगा। आप ऑफिस से कोई रिलेटेड टास्क है आपका, तो आप आना चाहें आ सकते हैं। लैब है, लैब में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। ठीक है। अब हमारी अगली क्लास जो होगी मंडे को होगी। मंडे को मिलेंगे हम लोग 3 बजे। और ये सारे असाइनमेंट मंडे तक आपको मुझे सबमिट कर देने। ठीक है, मंडे को हम इस असाइनमेंट को देखेंगे। चलिए।